हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास सीरीज। आज की क्लास में हम मुगल एम्पायर समझेंगे, कैसे मुगल एम्पायर का उदय हुआ, कैसे मुगल एम्पायर लोधी डायनेस्टी को खत्म करके भारत में स्टेब्लिश होता है, कौन कौन से मेजर रूलर्स रहे, जिसमें हमें मेजरली 6 रूलर्स के बारे में पढ़ना है, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी मुगल एम्पायर में। मुगल एम्पायर किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आर्किटेक्चर एंड बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार मुगल एम्पायर की बुक्स एंड आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेजर रूलर्स को पढ़ना है। मुगल एम्पायर को स्टार्ट किया था बाबर ने आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो सबसे पहले हमें बाबर देखना है, जो लगभग 4 साल तक मुगल एम्पायर के ऊपर शासन करता है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं नेक्स्ट रूलर बनता है। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर नेक्स्ट रूलर बनता है। अकबर के बाद हम जहांगीर देखेंगे। जहांगीर के 12 ऑर्डिनेंस देखेंगे, किस तरह से जहांगीर ने 12 ऑर्डिनेंस पास किए थे। देन उसके बाद शाहजहां और लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर औरंगजेब को हम डिस्कस करेंगे। देखो, औरंगजेब के बाद भी मुगल एम्पायर चला था। औरंगजेब के बाद काफी सारे रूलर्स हुए थे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से वो पपेट की तरह उन्होंने रूल किया था ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश के टाइम पे। औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर रहा मुगल एम्पायर में। औरंगजेब की डेथ के बाद जो जितने भी मुगल रूलर्स थे वो काफी वीक पड़ गए, और फाइनली आफ्टर द बैटल ऑफ 1857 1857 के रिवोल्ट विद्रोह के बाद मुगल एम्पायर की पावर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। क्लियर? यहाँ पर हमें 6 रूलर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। डन? ओके। एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। द इमेज यूज्ड इन आर्ट साइड डेस्क आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ऑनर ऑफ दीज इमेजेस. If you are the owner of any one of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk@ac.in and we shall remove the image. हमारी साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग समझते हैं, कैसे मुगल एम्पायर का उदय होता है। हाउ मुगल एम्पायर राइज अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर। कैसे बाबर ने कब्जा किया, बाबर था कौन, कहां से आया था। मुगल्स, ये जो मुगल्स नाम है ये कहीं ना कहीं मंगोल वर्ड से आया है। मंगोल्स हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत में, प्रीवियस सेक्शंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चाइना के ऊपर एक जगह है मंगोलिया, जहां पर गोबी डेजर्ट के अंदर कुछ ट्राइब्स रहती थी जिन्हें मंगोल्स कहा गया, और आगे चल के यही मुगल्स कहलाए। क्लियर? थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं मुगल्स का। क्या बैकग्राउंड रहा है मुगल्स का, और कैसे फिर वो भारत में आए। जैसा हमें पता है, मुगल एम्पायर को बाबर ने फाउंड किया था। बाबर फाउंडर था। इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा के मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर, अ डिसेंटर ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड, अपने फादर की तरफ से ये कहीं ना कहीं तैमूर का आगे चल के वंशज हुआ, और मदर साइड से ये चंगेज खां का वंशज था। तो कहीं ना कहीं जो तैमूर हम लोगों ने पढ़ा, या चंगेज खान जो जिसने भारत पे अटैक किया था इल्तुतमिश के टाइम पे, तो ये मुगल्स उन्हीं की जनरेशन रही। तो फादर की साइड से तैमूर, एंड मदर की साइड से चंगेज खान। बट बाबर जो भारत में आया था वो फरगाना वाले रीजन से आया था, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले रीजन पे है। तो बाबर की जनरेशन फरगाना में आके स्टेब्लिश हो गए। आगे चल के बाबर फरगाना का रूलर बना, और फरगाना से उसने भारत पर अटैक किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, जो अपने पिता की ओर से तैमूर और अपनी माँ की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। बहुत कम उम्र में ये फरगाना का रूलर बना, और उसके बाद फरगाना से ये भारत की तरफ इन्वेजन स्टार्ट करता है। क्लियर?
सो बाबर ने भारत पे अटैक किया अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, भारत में मुस्लिम धर्म का प्रसार एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ भारत से बेसिकली इकोनॉमिकल हेल्प लेने के लिए। सो आफ्टर लूजिंग समरकंद एंड फरगाना, जब इसकी समरकंद और फरगाना में हार होती है, तो बाबर भारत की तरफ अपना अभियान स्टार्ट करता है और भारत पर अटैक करता है। क्लियर? तो मेजर जो रीजन था बाबर का अपने क्षेत्र का विस्तार करना था। पहले इसने समरकंद और अफरगाना को खो दिया, उसके बाद इसने भारत पर अटैक किया, क्यों ना भारत पर विजय पाकर भारत पर रूल किया जाए। सो कैसे बाबर भारत आया? पहले बैटल ऑफ पानीपत, या पानीपत की प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 1526 में हुई थी। ऐसा नहीं है बाबर का ये पहला अटैक था भारत के ऊपर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले बाबर 19 में भी भारत पर अटैक कर चुका था अगेंस्ट यूसुफ जई के खिलाफ ये विद्रोह कर चुका था, बट भारत पर कब्जा नहीं कर पाया था। फाइनली जब भारत में लोधी डायनेस्टी चल रही थी और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी भारत पर रूल कर रहे थे, 1526 में बाबर इब्राहिम लोधी पर अटैक करता है। अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स के थ्रू बाबर इब्राहिम लोधी को हराता है, और फाइनली इस बैटल से भारत में शुरुआत होती है मुगल एम्पायर की। सो मुगल एम्पायर, ये बाबर ने जो भारत में एम्पायर स्टेब्लिश किया था, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के किया था। ये पहली बार या पहला ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों का और आर्टिलरीज और कैनन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध में पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किया गया है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया। तो इन्हीं मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आगे चलते हैं। क्या सिग्निफिकेंस रहा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ने भारत की मिडेवल हिस्ट्री को पूरी तरह से मोड़ दिया। सो ये टर्निंग पॉइंट रहा भारत की मिडेवल हिस्ट्री का, और उसके साथ साथ इसी के थ्रू, इसी बैटल में जीतने के बाद बाबर ने भारत पर मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। क्लियर? सो बेसिकली मेजर सिग्निफिकेंट था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर। सो बाबर की जीत ने अपनी सैन्य रणनीतियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शन किया, और उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार की भारत में नींव रखी। डन? सो यहाँ तक हमें समझ आया कि कैसे बाबर भारत आया, क्या मेजर रीजंस थे, क्योंकि वो समरकंद और फरगाना को हार चुका था। कहाँ से बाबर बिलोंग करता था, क्यों मुगल्स और मंगोल सेम रहे हैं, क्योंकि चंगेज खां और तैमूर की ही जनरेशन रही है, और कैसे इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में चंगेज खां को हराकर भारत में साम्राज्य स्थापित किया। थोड़ी सी जीनोलॉजी समझ लेते हैं, वंशावली समझ लेते हैं, कैसे तैमूर के वंशज रहा बाबर और कैसे चंगेज खां का रहा। अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा है तैमूर लिंकेज, तैमूर से किस तरह से लिंक था। फादर की तरफ से तैमूर से लिंक था। बाबर वाज अ 5th जनरेशन descendant ऑफ तैमूर, जो एक तुर्को मंगोल कॉन्कर था, हु एस्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया अराउंड लेट 14th सेंचुरी। सो ये कहीं ना कहीं पांचवी जनरेशन रही थी, पांचवी पीढ़ी का वंशज था बाबर तैमूर की, जो बेसिकली तुर्क मंगोल विजेता था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास पूरे मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खां की तरफ से, ये चंगेज खां की मदर की तरफ से था। बाबर वाज अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खां, द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। सो मदर की तरफ से ये चंगेज खां से बिलोंग करता था, और फादर की तरफ से पांचवी जनरेशन थी तैमूर की। क्लियर? सो क्या बेसिकली इसे फायदा मिला तैमूर की और चंगेज खां की जनरेशन होने का? सबसे पहले तो हमने पढ़ा चंगेज खां ने मंगोल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था और बहुत सारी रीजन्स पे कब्जा किया था। सो कहीं ना कहीं जब बाबर तैमूर और चंगेज खां की जनरेशन था, इस वजह से इसे बहुत सारा सेंट्रल एशिया और बहुत सारी नोबिलिटी इंडिया के अंदर मिल गई। उसके अलावा तैमूर और मंगोल के इन्फ्लुएंस की वजह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर भी में भी बाबर को बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सो कहीं ना कहीं बाबर को फायदा मिला तैमूर और चंगेज खां की जनरेशन का।
सो थोड़ा-सा फैमिली ट्री के थ्रू भी हम समझ लेते हैं, कैसे बाबर और उसकी जनरेशन रही है। तो यहाँ पर हमें मेजरली देखो बाबर से पहले उसकी जनरेशन नहीं पूछी जाती है किसी भी एम्पायर में जनरली किसी भी एग्ज़ाम्स में जनरली अगर आपसे पूछेगा तो चंगेज़ खां और तैमूर से लिंक करके पूछ लेगा कि बाबर तैमूर खां की तरफ से कहाँ मदर की तरफ से कहाँ से था या फादर की तरफ से कहाँ से था। आपको ये वाली जनरेशन याद रखनी है। कई बार क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए भी पूछ लेता है कि सीरीज़ में अरेंज करो बाबर और उसके बाद कौन-कौन से रूलर्स रहे। तो सबसे पहले बाबर रहा जो 1526 से 30 तक रूलर रहा, उसके बाद हुमायूं रहा जो 1530 में रूलर बना, देन 1540 से 55 तक रूलर नहीं रहा, उसके बाद 1556 में रूलर रहा। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर रूलर बनता है जो 1605 तक रूल करता है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर जो 1627 तक रूल करता है। जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां रूलर बनता है जो 1658 तक रूल करता है एंड देन औरंगजेब रहा जो लगभग 1707 तक रूल करता है। 1707 के बाद औरंगजेब के बाद भी काफी सारे रूलर्स आए, बट वो रूलर्स काफी वीक रहे। सो आगे चलते हैं, बाबर के बारे में समझते हैं। बाबर अब तक हमने समझा है बाबर का प्रीवियस बैकग्राउंड कैसा रहा है। अब भारत में आने के बाद बाबर ने किस तरह से साम्राज्य एस्टेब्लिश किया, क्या-क्या काम किए भारत में। सो पहले थोड़ी-सी बाबर को समझने के लिए थोड़ी-सी अर्ली लाइफ समझेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 1483 में फरगाना में हुआ था और लगभग 1530 में बाबर की भारत में ही मृत्यु हो गई। So he born on 14th February 1483 in Fergana Valley, which is modern day in उज्बेकिस्तान। ये अभी हम समझ चुके हैं कि तैमूर वो फादर की तरफ से तैमूर की तरफ से था और मदर साइड से वो चंगेज खां की तरफ से था। तो 14 फरवरी 1483 को फरगाना घाटी में इसका जन्म होता है और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से ये चंगेज खां का वंशज रहा। इनहेरिट जब बाबर लगभग 12 साल का होता है तो इसके फादर की डेथ हो जाती है फरगाना में और अपने फादर की डेथ के बाद इसे एक फरगाना के अंदर छोटा सा साम्राज्य मिल जाता है और ये 12 साल की उम्र में फरगाना के एक छोटे से एम्पायर में रूल करना स्टार्ट कर देता है। तो इनहेरिट द स्मॉल किंगडम ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में इसने फरगाना पर रूल करना स्टार्ट कर दिया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब इसके सामने चैलेंजेस क्या थे, क्योंकि ये काफी छोटी उम्र का था। तो छोटी उम्र का था तो आसपास की जो ट्राइबल एरियाज थी उनसे खतरा था, लगातार बैटल्स होती थी, तो लोकल राइवरीज थी फरगाना में जो आगे चल के हम समझेंगे कैसे इससे फरगाना छीना गया, कैसे ये फरगाना में हारा और फिर भारत की तरफ चला। तो ही फेस्ड कांस्टेंट थ्रेट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल लाइबर्स एंड उज्बेक ट्राइब्स। सो इससे स्थानीय प्रतिद्वंदी और उज्बेक जनजातियों के साथ लगातार खतरे और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। कैसे बाबर ने समरकंद को बेसिकली कब्जा बाबर के हाथ से समरकंद का कब्जा किया और कैसे बाबर ने दोबारा समरकंद को वापस पाया। सो आगे हम समझेंगे कि बाबर ने समरकंद को पहले खो दिया था, उसके बाद उसने फरगाना को खोया, लेकिन आगे चल के बाबर समरकंद और फरगाना पे दोबारा से कब्जा करेगा। ओके, अब समझते हैं भारत। भारत की ओर रुख कैसा रहा, क्यों बाबर भारत की तरफ आया। बाबर ने सेंट्रल एशिया में भारत से पहले, क्योंकि लगातार जो लोकल ट्राइबल एरियाज थे और जो उज्बेक ट्राइब्स थी वो लगातार बाबर पे अटैक कर रही थी। बाबर समरकंद खो चुका था, फरगाना खो चुका था, तो बाबर ने बहुत सारी कोशिश की कि वो सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर सके, बट वो जो जितने भी अटेम्प्ट थे सब अनसक्सेसफुल रहे। नाउ बाबर ने भारत की तरफ फोकस किया और एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए इसने भारत पर कब्जा किया। सो पहले इसने सबसे पहले 1519 में अटैक किया था भारत के ऊपर, बट फाइनली 1526 से इसने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो मध्य एशियाई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के कई असफल प्रयासों के बाद बाबर ने भारत पर ध्यान केंद्रित किया और बेसिकली भारत पर विजय प्राप्त करने के नए अवसर खोजने लगा। डन। ओके, सो समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। कैसे बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद भारत में अपना मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया, उसके बाद कैसे भारत बाबर ने धीरे धीरे पानीपत के बाद बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी एंड घाघरा का युद्ध लड़ा और कैसे दिल्ली सल्तनत पे पूरी तरह से कब्जा किया।
मैं जैसा मैंने बताया बाबर ने सबसे पहला अटैक भारत में 1519 में किया था, जो पंजाब में किया था। बाबर लेड हिज फर्स्ट रेड इनटू द पंजाब रीजन ऑफ इंडिया। पहला अटैक पंजाब क्षेत्र में 1519 में हुआ था, जिसमें एक जनजाति थी यूसुफजई जनजाति। तो यूसुफजई के खिलाफ ये विद्रोह रहा था, लेकिन बाबर इसमें सफल नहीं रहा कब्जा करने में। फाइनली महावत खां लोधी और दौलत खां लोधी के बुलाने पर और राणा सांगा के बुलाने पर बाबर 1526 में भारत आता है और इब्राहिम लोधी से लड़ता है। अब इसे बुलाया गया, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा समझते हैं क्या था। लोधी, इब्राहिम लोधी चल रहा था लास्ट रूलर, जो 1517 में लगभग दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है और रूलर बनता है। तो इब्राहिम लोदी के ही चाचा चाहते थे कि किसी भी तरह से इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाया जाए और उन्हें रूलर बनाया जाए। साथ के साथ सिसोदिया वंश जो राजस्थान में चल रहा था, उसके रूलर राणा सांगा भी चाहते थे कि लोधीस का अस्तित्व खत्म हो और दोबारा से राजपूतों का शासन आए। तो इसी कॉन्टेक्ट में ये बाबर को कांटेक्ट करते हैं कि आप भारत में आओ, हमारे बिहाफ पर इब्राहिम लोदी को हराओ और हमें सल्तनत दिलाओ। पर जब बाबर भारत आता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, तो लालच के चक्कर में बाबर खुद सल्तनत का बेसिकली रूलर बन जाता है और जितने जिसने इनवाइट किया था उसको सल्तनत नहीं मिलती, जिस वजह से आगे हम समझेंगे कि कैसे राणा सांगा ने फिर बाबर पे अटैक कर दिया, जिसे बैटल ऑफ खानवा कहा गया। सो ही फोर्ट अगेंस्ट इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें इसने तोपों का इस्तेमाल किया था और तुलगुमा रणनीति, जिसे फ्लैकिंग युद्धाभ्यास या फ्लैकिंग मैन्यूवर्स के नाम से भी जाना जाता है, का इस्तेमाल किया था। तो नई नई टैक्टिक्स के थ्रू ये इब्राहिम लोदी को मारने में सक्सेसफुल रहता है और भारत में मुगल एम्पायर की नींव रखता है। अभी बाबर ने 1526 की लड़ाई के बाद भारत में मुगल एम्पायर की नींव रख दी। अब उसके बाद क्या क्या हुआ भारत में, आओ आगे समझते हैं। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। जैसा मैंने बताया, राणा सांगा भी चाहते थे कि किसी भी तरह से राजपूतों का शासन आए। तो 1527 में बाबर राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ता है, जिसे बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है, और इस युद्ध में राणा सांगा की हार होती है। तो बैटल ऑफ खानवा फोर्ट अगेंस्ट राणा सांगा ऑफ मेवाड़, जो सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे और मेवाड़ के राजा थे। और इस वंश को हराकर बाबर ने राजस्थान तक अपना वर्चस्व फैलाया और राजस्थान पर भी कब्जा कर लिया। तो मेवाड़ की राणा सांगा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिससे उत्तर भारत पर उसका नियंत्रण और मजबूत हो गया। तो बैटल ऑफ खानवा ये भी पूछा गया, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है, बैटल ऑफ खानवा किस किस के बीच में हुई है। तो बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी 1527 में। उसके बाद एक और बैटल आती है, बैटल ऑफ चंदेरी, जो लगभग 1528 के आसपास हुई थी। तो बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर मैदानी राय, जो राजस्थान के ही एक रूलर थे, उनको हराता है और राजस्थान के और कुछ पार्ट पर कब्जा करता है। और 1529 में कुछ अफगान भारत पर अटैक कर देते हैं, जो बैटल घाघरा नदी के किनारे होती है, जिसे बैटल ऑफ घाघरा के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 सीरीज में बैटल रही हैं बाबर की। इन चारों बैटल्स को बाबर ने जीता है। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 1528 बैटल ऑफ चंदेरी एंड 1529 बैटल ऑफ घाघरा। और सभी युद्धों में बाबर की जीत होती है। बैटल ऑफ घाघरा में फोर्ट अगेंस्ट द अफगान चीफ एंड सल्तनत ऑफ बंगाल, और इन दोनों को हराकर ये बंगाल तक भी अपना शासन कब्जा लेता है। क्लियर? ये मेजर बैटल्स रही हैं बाबर्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। आगे समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था बाबर के टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए चार बागान सिस्टम समझिए। आगे चल के हम पढ़ेंगे, बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा था, जो पर्शियन फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें इसने चार बागान सिस्टम का जिक्र किया है। बाबर चाहता था, जो आगे चल के अकबर स्टार्ट करेगा। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं चार बागान सिस्टम से। चार बागान सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर, बट द रेफरेंस जो अकबर ने लिया था वो बाबरनामा बुक से लिया था। Administration, Babur began establishing administrative structures and appointing loyal commanders to govern newly acquired territories. तो इसने धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया भारत में और लॉयल कमांडर्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया, ताकि वो भारत में जीती हुई नई टेरिटरीज पर बेसिकली गवर्न कर सकें या रूल कर सकें।
कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी, जैसा मैंने अभी बताया, एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबरनामा। ये बाबर की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है जिसको बाबर ने खुद लिखा था। सो बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। और इस बुक में ही हमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफ ऑफ द बाबर, द कैंपेन एंड द ऑब्जर्वेशन। सो बाबरनामा में हमें उसके जीवन के बारे में, उसके अभियानों के बारे में और उसके अवलोकनों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। सो बाबरनामा एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है बेसिकली, जो मुगल एम्पायर के बारे में भी बताता है, इनकी टेक्निक्स के बारे में भी बताता है और उनकी सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस को भी एक्सप्लेन करता है कि उस समय कैसे उनकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति हुआ करती थी। बाबरनामा से आपको मेजरली 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। हम सबको पता है 1530 में बाबर की डेथ होती है, तो बाबर ने अपनी बुक बाबरनामा में मेंशन किया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे उसकी मेन जगह काबुल में दफनाया जाए। तो पहले बाबर को आगरा में दफनाया जाता है, इसकी तूम्ब आगरा में बनाई जाती है। बट एज इट इज मेंशन इन बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इन बाबरनामा कि बाबर को फाइनली काबुल में दफनाया जाए। सो इसे आगरा से निकाला जाता है और फाइनली इसकी तूम्ब काबुल में बनाई जाती है। सेकंड आपको पॉइंट याद रखना है चार बागान सिस्टम। जैसे मैंने अभी बताया है कि बाबर चाहता था चार बागान सिस्टम, जो आगे हम अकबर के टाइम पे भी समझेंगे, जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था। क्योंकि बाबर का शासन भारत में बहुत कम था, तो ये चार बागान सिस्टम स्टार्ट नहीं कर पाया था भारत में। तो चार बागान सिस्टम का रेफरेंस भी बाबरनामा से लिया गया है। और तीसरा रेफरेंस आपको बाबरनामा से याद रखना है कि बाबर चाहता था इसके मरने के बाद इसके चारों बेटे अस्कारी, हिंडल, कामरान और हुमायूं, चारों में एम्पायर बराबर बांट दिया जाए और किसी एक बेटे को रूलर ना बना के चारों बेटे इक्वल इक्वल एम्पायर्स के रूलर हो। तो 3 रेफरेंस आपको याद रखने हैं बाबर नामा से। क्लियर? सो क्या क्या रेफरेंस हो गए? सबसे पहले तो ये चाहता था इसको काबुल में दफनाया जाए, तो आगरा से निकाल के इसकी तोम्ब काबुल में बनवाई गई। उसके बाद चार बागान सिस्टम स्टार्ट करना चाहता था और चाहता था कि इसके चारों बेटों को इक्वली एम्पायर बांट दिया जाए इसकी डेथ के बाद। अब क्योंकि सल्तनत चलनी जरूरी है, तो एक रूलर बनना जरूरी है, तो इसकी डेथ के बाद इसके बड़े बेटे हुमायूं को बनाया जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा एम्पायर इसके छोटे बेटों में भी बांटा जाएगा एज पर बाबर विश, बाबर की इच्छा के अनुसार। डन? ओके। बाबर के टाइम पे कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या रहा बेसिकली? तो सबसे पहले तो ही इंट्रोड्यूस पर्शियन कल्चर एंड लैंग्वेज, क्योंकि बेसिकली बाबर की जो मदर टंग थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। इसने जो बुक लिखी वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी। और मुगल एम्पायर की, मुगल कोर्ट की मेन लैंग्वेज भी पर्शियन ही हुआ करती थी। तो मुगलों के टाइम पे पर्शियन मेजर लैंग्वेज हुआ करती थी। उसके अलावा ही डेवलप गार्डन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे गार्डन्स, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस भी बाबर के टाइम पे हुए थे। सो मुगल्स टाइम पे आर्किटेक्चर तो अपने पीक पॉइंट पे रहा ही था, और सबसे ज्यादा शाहजहां के टाइम पर। डेथ, जैसा हमने समझा 1530 में आगरा में इसकी डेथ होती है, तो पहले इसे आगरा में दफनाया जाता है। तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु होती है। सो ब्यूरिड इनिशियली इन आगरा, पहले आगरा में दफनाया जाता है, बट बाद में इसे काबुल ले जाया जाता है, क्योंकि इसकी विश थी बाबरनामा में कि इसे फाइनली इसकी तोम्ब काबुल में बनाई जाए। सो हिज रिमेन वर मूव टू काबुल, अफगानिस्तान इन अकॉर्डिंग विद हिज विश। इसकी डेथ के बाद इसका नया या मुगल सल्तनत का नया उत्तराधिकारी होता है हुमायूं। सो नेक्स्ट रूलर हमें हुमायूं पढ़ना है, जिसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जिसके टाइम पे शेर शाह सूरी ने भारत में अटैक किया था और लगभग 15 साल के लिए हुमायूं को मजबूर कर दिया था भारत से बाहर रहने के लिए। सो बाबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते आए, होप वो आपको समझ आए होंगे। जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं कि बाबर कैसे भारत आया, कौन कौन सी मेजर बैटल्स थी, बाबरनामा, बाबरनामा का रेफरेंस और फाइनली टॉम्ब ऑफ द बाबर। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आप। बाबर के बेटे हुमायूं का शासन कैसा रहा, क्या क्या हुआ हुमायूं के टाइम पे। सो हुमायूं, जिसका जन्म 1508 में हुआ था और लगभग 1556 में अप्रोक्स 48 की एज में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जो 1530 में
गद्दी पर बैठता है। सो हुमायूं 1530 में रूलर बनता है आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। सो ऑन 6th of March 1508 हुमायूं was born in काबुल अफगानिस्तान। तो काबुल अफगानिस्तान में 6 मार्च 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था, जो मुगल एम्पायर के फाउंडर बाबर का बड़ा बेटा था। सो ये एल्डर सन था, बाबर का बड़ा बेटा था, जिसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। सो बाबर की डेथ के बाद यही नेक्स्ट रूलर बनता है। कैसे रूलर बना अभी हमने समझा है। दिसंबर 1530 आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है तो दिसंबर 1530 को ये सिंहासन पर बैठता है। इनहेरिटेड फ्लेजलाइन एम्पायर विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस थे और क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, क्या क्या आंतरिक और बाहरी चुनौतियां थी हुमायूं के लिए। इंटरनल चैलेंजेस, चलो समझते हैं एक एक करके क्या क्या चैलेंजेस रहे अर्ली रीजन में जब इसने एम्पायर बेसिकली ये रूलर बना था। सबसे पहले तो इसने अपोजिशन फेस किया अफगान नोबल्स का, साथ के साथ राजपूत जो रूलर्स थे वो भी लगातार मुगल शासन को खत्म करना चाहते थे, और उसके साथ साथ कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी थे। इसके अदर ब्रदर्स भी चाहते थे कि किसी भी तरह से वो शासन में आए, वो सत्ता में आए। ये कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे। उसके साथ साथ शेरशाह सूरी, जैसा मैंने बताया, 15 साल के लिए शेरशाह सूरी बाबर हुमायूं को भारत से भगा देगा और हुमायूं घुमक्कड़ों की तरह जिंदगी जिएगा अलग अलग रीजन्स में। तो शेर खां और शेरशाह सूरी भी सबसे बड़ा चैलेंज था बाबर के लिए, जो एक अफगान लीडर था। तो पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में भी, कैसे शेरशाह सूरी बेसिकली बाबर के हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा। यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले तो बाबर ने 1533 में एक दीनपना भवन बनाया था, जिसे आजकल ओल्ड फोर्ट इन दिल्ली के नाम से, जहां पर हुमायूं की तूम्ब है। तो दिल्ली में एक फोर्ट बनाया, एक किला बनवाया 1533 में, जिसे दीनपना भवन के नाम से जाना गया, जिसे ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दो बैटल्स मेंशन है यहाँ पर, बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में हुई, और सेकंड है बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुई। इसे बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों बैटल्स हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी। तो इसे समझने से पहले हम पहले थोड़ा सा शेर शाह सूरी समझ लेते हैं कि कौन था शेर शाह सूरी या शेर खान सूरी, कैसे उसने हुमायूं को हराया, कहाँ से वो आया था और कैसे बैटल्स हुई। कहानी की फॉर्म में समझते हैं, थोड़ा सा बेसिकली इंटरेस्टिंग बना के समझते हैं। शेर शाह सूरी था तो अफगान से, लेकिन उसके फादर भारत में आके बस चुके थे और बिहार में सासाराम के यहाँ पर एक मंत्री, एक वजीर के पद पर थे। तो काफी पावरफुल पोस्ट पे थे उसके फादर शेर शाह सूरी के, जिसका बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह जब 7 साल का था तो ये एक शेर को मार देता है, जिससे इम्प्रेस होके बिहार के राजा मोहम्मद बहाल खां इसे शेर खां का टाइटल देते हैं। तो जब ये 7 साल का था तो इसे शेर खां सूरी का टाइटल मिला। अब इसे अब भी रूलर बनना था, एक्सपेंड करना था। इसने देखा दिल्ली में सबसे पावरफुल रूलर हुमायूं है, अगर ये हुमायूं को हरा देता है तो उसके बाद ये पूरी दिल्ली सल्तनत पर रूल कर सकता है। तो 1539 में शेर खां सूरी हुमायूं पर अटैक करता है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ चौसा। समझ आया कहां से आया था, फरीद खां था, शेर खां कैसे पड़ा नाम, और फिर कैसे इसने सत्ता के लिए हुमायूं पर अटैक किया। तो बैटल ऑफ चौसा में 1539 में शेर खां सूरी हुमायूं को हराता है, और ये जो बैटल है ये गंगा नदी के किनारे होती है, क्योंकि उसने हुमायूं को हराया था और हुमायूं शहंशाह था। बाबर पहला रूलर था जिसने शहंशाह का टाइटल लिया था, जो आगे चल के हुमायूं ने कंटिन्यू रखा। तो शहंशाह को हराने के बाद शेर खां सूरी शाह का टाइटल लेता, और यहीं से जाना जाता है ये शेर शाह सूरी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि किस बैटल में हुमायूं को हराने के बाद शेर खां सूरी ने शेर शाह सूरी का टाइटल लिया था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शाह मतलब शहंशाह, तो इसने शहंशाह हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में। तो इस बैटल के बाद इसने किसका टाइटल लिया था, शेर शाह सूरी का टाइटल लिया था। अब कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से 1539 में हुमायूं शेर शाह सूरी कब्जा नहीं कर पाता है, हुमायूं को तो हरा देता है, तो ये अगेन हुमायूं पे अटैक करता है इन 1540, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज या
कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को हराकर पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता और 1540 में हुमायूं सल्तनत छोड़ के अफगानिस्तान भाग जाता है। सो ये वो रीजन था, हुमायूं का ये पहला फेज रहा, 1530 में रूलर बना और 1540 तक रूलर रहा। बैटल ऑफ कन्नौज के बाद हुमायूं पूरी तरह से सल्तनत को छोड़ देगा और 15 साल के लिए एम्पायर को छोड़ के भाग जाएगा। क्लियर? सो दोनों बैटल समझ आई, बैटल ऑफ चौसा 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज 1514। सो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब हमने समझ तो लिया कि 1540 से 1555 तक सूरी डायनेस्टी भारत में रूल करती है, जिसमें पहले 1545 तक शेर शाह सूरी रूल करता है। 1545 में ये कालिंजर पर अटैक कर रहा होता है और वहां पर इसकी डेथ हो जाती है और शेर शाह सूरी की डेथ के बाद उसका बेटा सिकंदर सूरी नेक्स्ट रूलर बनता है। तो अब 1545 से 1555 तक सिकंदर सूरी का शासन चल रहा है भारत में और सिकंदर सूरी ही भारत में रूल कर रहा है। उधर हुमायूं कोशिश कर रहा है कि अलग अलग रूलर से हेल्प मांगे, एक टीम इकट्ठी करे जिसमें पर्शियन के रूलर बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। इसने जब ये एम्पायर छोड़ता है, भागता है, तो ये फारस भाग जाता है, पर्शिया भाग जाता है। पर्शिया का जो रूलर चल रहा था उस टाइम पे शाह तम सॉरी जो पर्शिया का रूलर चल रहा था शाह तहमास, उससे ये हेल्प मांगता है, जो सफेविड डायनेस्टी से बिलोंग करता था, सफवीद डायनेस्टी भी से कहा जाता है। तो इसकी हेल्प से 1555 में हुमायूं सिकंदर सूरी पे अटैक करेगा, जिसे बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जाना जाएगा, और सिकंदर सूरी को मारकर ये दोबारा से सत्ता वापस लेगा। सो बैटल ऑफ कन्नौज से, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है, बैटल ऑफ कन्नौज से ये सल्तनत छोड़ के भागेगा और बैटल ऑफ सरहिंद से 1555 में सिकंदर सूरी को हराकर हुमायूं दोबारा से सत्ता में वापस आएगा और दोबारा से मुगल एम्पायर को आगे कंटिन्यू करेगा। क्लियर? सो 1540 से 55 तक लगभग 15 साल तक एग्जाइल घुमक्कड़ों की तरह ये अलग अलग कंट्रीज टू कंट्रीज भागता है, जिसमें मेजरली ईरान में बहुत टाइम स्पेंड करता है। फाइनली ईरान के रूलर से हेल्प मांगता है, कुछ सोल्जर्स मिलते हैं, एक टीम मिलती है और भारत में आके सिकंदर सूरी पर अटैक करके दोबारा से सत्ता वापस लेता है। डन? ओके। सो 1545 में इसने सबसे पहले तो काबुल पे कैप्चर किया। भारत में तो 1555 में आएगा विद द सपोर्ट ऑफ पर्शियन रूलर। तो पर्शिया के राजा के सपोर्ट से इसने काबुल को वापस जीता 1545 में और सक्सेसफुली रिकैप्चर किया 1555 में विद द बैटल ऑफ सरहिंद। सरहिंद के वॉर से सूरी डायनेस्टी का पतन करके या सूरी डायनेस्टी को डिक्लाइन करके इसने वापस से मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया भारत के अंदर। डन? तो समझ आया कैसे इसने मुगल एम्पायर को दोबारा से एस्टेब्लिश किया भारत में। बट ज्यादा दिन ये जी नहीं पाएगा। 1555 में इसने मुगल एम्पायर को वापस से जीता था और 1556 1556 में जो दीन पना भवन बनाया था वहीं की लाइब्रेरियों की सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। तो इतिहासकार बताते हैं शराब बहुत पीता था, तो शराब के नशे में सीढ़ियों से गिर जाता है अगले ही साल, और अगले ही साल लगभग एक साल दोबारा सत्ता हड़पने के बाद या दोबारा मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश करने के एक साल बाद इसकी डेथ हो जाती है। सो यहाँ पर हम समझेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहा प्रशासन में और संस्कृति में हुमायूं का। सबसे पहले तो द ईयर इन पर्शियन ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुमायूं कोर्ट कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसने पर्शिया में बहुत समय बिताया था, तो जिसने हुमायूं को संस्कृति और प्रशासन को बहुत प्रभावशाली किया। उसके साथ साथ हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट किए गए पर्शियन कस्टम्स, आर्क एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स भी काफी फेमस रहे। एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो ही बिगेन टू रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन बट हिज रीजन वाज कट शॉर्ट लिमिटेड एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स। तो इतना ज्यादा हमें एक्सटेंसिव विस्तार से देखने को नहीं मिलता है सांस्कृतिक और प्रशासन में हुमायूं का योगदान। और कहीं ना कहीं इसने फोर्ट भी स्टैब्लिश किया था जिसे हुमायूं टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। टॉम्ब को अगर आपसे पूछता है हुमायूं टॉम्ब को किसने बनवाया, तो वो अकबर ने बनवाया।
बट मैं कह रहा हूँ कि उसी किले में हुमायूं टॉम्ब को बनवाया गया था जहां पर हुमायूं की डेथ हुई थी, जिसे दीनपना भवन के नाम से जाना जाता था, जिसको हुमायूं ने लगभग 1533 के आसपास एस्टेब्लिश किया था। क्लियर? ओके। डेथ जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, 1526 में इसकी डेथ होती है 27 जनवरी को। सीढ़ियों से गिर जाता है शेर मंडल, जिसे दीनपना भवन के नाम से जाना जाता है इन दिल्ली। आगे चल के इसका बेटा हुमायूं टॉम्ब बनवाएगा, जो अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। जैसे हुमायूं की डेथ होती है, हुमायूं की डेथ के बाद इसका बेटा अकबर अगला रूलर बनता है 1556 में, जो 1556 से 1605 तक भारत में शासन करेगा। और हुमायूं मुगल एम्पायर का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था वो अकबर के टाइम पे ही हुआ था। डन। एक बुक भी आती है यहाँ से, हुमायूं नामा, जिसको हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बायोग्राफी है। तो हुमायूं के बारे में लिखी हुई या हुमायूं के एम्पायर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो हमें हुमायूं नामा से पता चलती हैं, जिसको इसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था। सो नेक्स्ट रूलर हुमायूं का बेटा अकबर, जो 1500 लगभग 42 में जिसका जन्म हुआ था, और 1556 में जो रूलर बनता है, और 1605 में डेथ हो जाती है। सो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, उमरकोट सिंध में हुआ था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो जब हुमायूं सत्ता छोड़ के भाग जाता है, तो कुछ टाइम राजा 20 साल सिंध में बिताता है। वहीं पर ये अकबर की मदर से शादी करता है, हमीदा बानो बेगम से, और 1542 में से अकबर पैदा होता है। तो अकबर का जन्म 1542 में 15 अक्टूबर को सिंध अमरकोट में हुआ था, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान का पार्ट है। तो हुमायूं अकबर के फादर थे, और अकबर की मदर का नाम था हमीदा बानो बेगम। सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट, कैसे रूलर बना, सिंहासन पे कैसे बैठा। अकबर जब रूलर बनता है तो लगभग 13 साल का था। तो फरवरी 11 1556 को अकबर 13 साल की उम्र में, जैसे ही हुमायूं की डेथ होती है, नेक्स्ट रूलर बनता है। अकबर को जो सपोर्ट मिला था वो बैरम खान का सपोर्ट मिला था। बैरम खान बेसिकली जनरल हुआ करता था हुमायूं के टाइम पे, जो आगे चल के अकबर के टाइम पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। सो बैरम खान ट्रस्टेड गार्जियन इन जनरल, सर्व एज हिज रेजेंट एंड हेल्प कंसोलिडेट हिज अर्ली रूल्स। क्लियर? सो बैरम खान के सपोर्ट से ही अकबर ने रूल करना भारत में स्टार्ट किया था। ओके, अकबर के अर्ली लाइफ की लड़ाइयां, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। सो यहाँ पर हम देखेंगे बाबर के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, और अकबर के टाइम पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो हेमू, जो बेसिकली जनरल हुआ करता था सूरी डायनेस्टी के टाइम पे, या मिनिस्टर हुआ करता था सूरी डायनेस्टी के टाइम पे। जैसी सूरी डायनेस्टी का पतन होता है, हुमायूं की डेथ होती है, जो अकबर लगभग 13 साल का था, तो आदिल शाह सूरी का जनरल हेमू अकबर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में हुई। काफी पावरफुल था हेमू भी, बट आंख में तीर लगने की वजह से हेमू की डेथ हो जाती है, और इस बैटल में अकबर की जीत होती है। तो अकबर सिक्योर विक्ट्री। सो क्लियर, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। आगे चल के हेमू, जो बेसिकली जनरल और मिनिस्टर हुआ करता था सूरी डायनेस्टी में, वो अकबर पे अटैक करेगा, और आंख में तीर लगने की वजह से हेमू की डेथ हो जाएगी, और इस बैटल में अकबर जीत जाएगा। नेक्स्ट, मिलिट्री कैंपेन एंड कॉन्क्वेस्ट। अकबर के टाइम पे कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन हुए थे? अकबर ने अपनी लाइफ में बहुत सारी बैटल्स लड़ी, बहुत सारी बैटल्स जीती। अकबर ने गुजरात को जीता था, अकबर ने बंगाल, राजस्थान, उसके अलावा काबुल तक पे अकबर ने अटैक किया था, और अकबर ने जीता था। सो अकबर के टाइम पे मुगल एम्पायर का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ मुगल एम्पायर टुवर्ड्स नॉर्थ, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ की तरफ, सेंट्रल की तरफ, और वेस्ट की तरफ अकबर ने विस्तार किया था, जिसमें अकबर ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी, जिसमें हल्दी घाटी बैटल, बैटल ऑफ चुनार, बहुत सारी फेमस बैटल्स रही।
उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर के समय हुआ था, जिसमें अकबर ने गुजरात, बंगाल, राजस्थान और दक्कन तक के हिस्सों को मुगल एम्पायर में मिला लिया था। डन? ओके। बेसिकली क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजीज अकबर ने अपनाई थी? और अकबर के टाइम पे कैवलरी के साथ साथ आर्टिलरीज भी होती थी, मीन घुड़सवारी होते थे, तोपखानों का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। उसके साथ साथ अकबर ने राजपूतों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे थ्रू मैरिजेस। बहुत सारे राजपूतों के साथ राजपूत प्रिंसेस के साथ इतने शादी की थी, जिससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राजपूतों का भी सपोर्ट रहा अकबर की एक्सपेंशन पॉलिसीज के अंदर। सो राजपूतों के सपोर्ट से अकबर ने अपने एम्पायर का विस्तार किया था। तो ही फॉर्मेशन ऑफ अलायंस थ्रू मैरिज एंड डिप्लोमेट विद राजपूत स्टेट्स एज वेल एज। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए अकबर के टाइम पे? अकबर ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया था। अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, रेवेन्यू में जब्ती सिस्टम स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा लगभग 1562 1562-63 के आसपास अकबर ने स्लेवरी और दास सिस्टम या स्लेवरी सिस्टम दोनों को बंद कर दिया था पूरी तरह से। उसके अलावा जो हरम दल हुआ करता था उसको भी खत्म कर दिया था अकबर ने। जजिया टैक्स को अकबर ने खत्म किया था, दीन इलाही धर्म स्टैब्लिश किया था। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स थे अकबर के टाइम पे हुए थे, जिसमें अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करूं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया। उसके साथ साथ इसने एम्पायर्स को सूबाज में डिवाइड किया और हर सूबा का एक गवर्नर होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। तो पूरा एम्पायर सूबाज में डिवाइड किया गया और हर सूबा का एक हेड हुआ करता था जिसे सूबेदार के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा मनसबदारी सिस्टम जो अकबर के टाइम पे बहुत फेमस रहा। मनसब से आप सिंपली समझो, मनसब होते थे अकबर के टाइम के ऑफिसर्स। अगर आपसे पूछे मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया है तो अकबर ने। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा मनसबदार किसके टाइम पे हुआ करते थे तो सबसे ज्यादा मनसबदार हुआ करते थे औरंगजेब के टाइम पे। तो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। मनसबदारी सिस्टम का सिंपली मतलब है ऑफिसर्स को रैंक में डिवाइड करना। मिनिमम रैंक 10 हुआ करती थी और जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसकी रैंक 10,000 हुआ करती थी, जो जात और सवार में डिवाइड हुआ करते थे। So he implemented Mansabdari system in military and administrative frameworks. Mansabs were rank officer responsible for maintaining a special number of troops. So means ऑफिसर्स को उनकी जात और सवार के अकॉर्डिंग, जिस पे कितनी घुड़सवारी है, किस पे कितनी सेना है, उसके अकॉर्डिंग ये रैंक में बांटता था। जो सबसे छोटे दर्जे का अधिकारी होता था उसकी रैंक 10 होती थी और जो सबसे बड़े दर्जे का अधिकारी होता था उसकी रैंक 10,000 होती थी। क्लियर? रेवेन्यू रिफॉर्म्स, राजस्व में क्या सुधार किए? अकबर ने स्टार्ट किया था दहसाल बंदोबस्त, जिसे जब्ती सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। क्या था दहसाल बंदोबस्त, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था ये टोडरमल ने डेवलप किया था, जो उस टाइम पे अकबर के टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे या वित्तीय मंत्री हुआ करते थे। टोडरमल ने अकबर के एम्पायर की जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसे 10 साल के लिए ऑब्जर्व किया। 10 साल तक देखा कि किस जगह कैसी प्रोडक्शन हो रही है। जिस जगह जैसी प्रोडक्शन थी उसके बेस पर वहां पर वैसा ही टैक्स इंपोज किया गया। मींस लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक प्लेस है, ये एक एरिया है, जमीन को 4 पार्ट्स में बांट लिया गया, 1 2 3 4। ये वो जमीन जो मोस्ट फर्टाइल है तो यहाँ पर टैक्स अलग होगा, जो सेकंड नंबर की वो थोड़ी कम फर्टाइल है तो वहां पर टैक्स अलग होगा, थर्ड नंबर की और कम फर्टाइल तो वहां पर टैक्स अलग होगी, अगर 4 नंबर की जमीन बंजर है तो वहां पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो जब्ती सिस्टम दहसाल सिस्टम का मतलब था कि जहां पर जैसी पैदावार है उसके अकॉर्डिंग वहां पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। और ये 10 अवधि की बेसिकली पैदावार को देखने के बाद या 10 साल तक टोडरमल ने ऑब्जर्व करने के बाद जब्ती सिस्टम को मंजूरी दी थी। तो जब्ती सिस्टम को दहसाल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो बनाया था या फ्रेम किया था वो टोडरमल ने किया था। रिलीजियस एंड सोशल पॉलिसीज, क्या क्या रिलीजियस और सोशल पॉलिसीज रही हैं? सबसे पहले अकबर ने पॉलिसी ऑफ सुल ए कुल बेसिकली स्टार्ट की थी, जिसका मतलब होता था यूनिवर्सल पीस, मतलब वर्ल्ड में शांति रहनी चाहिए, यूनिवर्सल पीस को प्रमोट करता था।
ऑल्सो ही प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेक्युलर गवर्नेंस, जो सभी धर्मों को माने। अकबर खुद सभी धर्मों को मानता था, इसलिए इसने दीन दलाई धर्म स्टार्ट किया था। लगभग 1564 के आसपास अकबर ने जिजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया, जो नॉन मुस्लिमों से धर्म के आधार पर वसूला जाता था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था। आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्प्रेड किया। तो 1564 के आसपास अकबर ने जिजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया। क्लियर? उसके अलावा अकबर ने इबादत खाना भी बनाया था लगभग 1575 के आसपास, और लोगों को 1578 में परमिशन भी दे दी थी कि लोग इबादत खाना में जाकर प्रेयर कर सकते हैं। इबादत खाना एक ऐसी जगह जहां पर सभी धर्म के लोग आके प्रेयर कर सकते थे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के लिए एक धर्म बनाया जिसे दीन इलाही धर्म कहा गया। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में, जिसका बेसिकली पर्पस और उद्देश्य था कि जितने भी धर्म है उनके बीच में मतभेदों को खत्म करना और सभी धर्मों के लिए एक धर्म बनाना। दीन इलाही धर्म से दो चार पॉइंट्स और बन जाते हैं। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले टोटल 19 लोग थे, जिसमें सबसे पहले खुद अकबर ने अपनाया था। दीन इलाही धर्म के जो फेमस या पुजारी थे या जो डील करते थे, सेंट थे, बेसिकली लीडर थे, वो थे अबुल फजल। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाली पहली फीमेल थी हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की मदर थी। सो अकबर ने खुद अपनाया था, फर्स्ट पर्सन बने थे। अबुल फजल इस दीन इलाही धर्म के पुरोहित थे, और हमीदा बानो बेगम फर्स्ट फीमेल थी जिसने इस धर्म को अडॉप्ट किया था। टोटल 19 लोग थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था। अकबर ने विभिन्न धर्मों की एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स को भी बेसिकली एनकरेज किया था या बढ़ाया था। तो सामान्य नैतिक और आचरिक सिद्धांतों को भी प्रोत्साहित किया था। सोशल रिफॉर्म्स, समाज सुधार के लिए क्या काम किए इसने? सती प्रथा पर बैन लगाया और बाल विवाह पर बैन लगाया। अशोक ने विडो रीमैरिज और उनकी शिक्षा पर भी जोर दिया था। विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया। उसके साथ साथ सती प्रथा पर और बाल विवाह पर भी अकबर ने अपने एम्पायर के समय रोक लगाया था। क्लियर? ओके। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए गए अकबर के टाइम पे, जिसमें सबसे स्पेशल अकबर के सपनों की नगरी 1571 में फतेहपुर सीकरी को स्टैब्लिश करके कैपिटल शिफ्ट किया गया। आगरा का किला बनवाया गया, हुमायूं को तोंब अकबर ने बनाया था। उसके अलावा बुलंद दरवाजा, गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। मिरर फोर्ट बनवाया था, दीवान आम, दीवान खास इन आगरा फोर्ट। सो ये सभी आर्किटेक्चर्स अकबर के थ्रू और ये सभी मॉन्यूमेंट्स अकबर के थ्रू एस्टेब्लिश किए गए थे। क्लियर? इसने बहुत सारे कलाकारों को भी संरक्षण दिया था, जिसमें मुगल चित्रकार और लघु कला का विकास हुआ। लिटरेचर पे अकबर ने लिटरेचर पर भी जोर दिया था। इसने संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी काम किए थे। ट्रांसलेशन कराया था बहुत सारी बुक्स का। ये प्रमोट करता था ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस। तो अकबर के टाइम पे जितने भी लिटरेचर्स, जितना भी आर्किटेक्चर है, उस पर आपको कहीं ना कहीं पर्शियन और इंडियन दोनों तरह के इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 1605 में अकबर की डेथ होती है ऑन 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1605 को आगरा में मृत्यु होती है, और आगरा के पास ही सिकंदरा में अकबर की टॉम्ब बनवाई जाती है। सो अकबर की डेथ के बाद 1605 में उसका बेटा जहांगीर अगला शासक बनता है, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था। सो बुरीदीन अकबर टॉम्ब है सिकंदरा नियर आगरा। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर को उसके मकबरे में दफन कर दिया गया, और अकबर की टॉम्ब एट प्रेजेंट भी आगरा के पास सिकंदरा में ही है। क्लियर? थोड़ी लेगेसी देख लेते हैं अकबर के टाइम पे। अकबर को द ग्रेट अकबर के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पीरियड को मुगल एरा का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि काफी सारे सोशल रिफॉर्म, आर्किटेक्चरल वर्क्स हुए थे अकबर के टाइम पे। लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ स्ट्रॉल सेंट्रल गवर्नेंस थी इसके टाइम पे, रिलीजियस टॉलरेंस थी, एंड कल्चरल अचीवमेंट्स भी काफी सारे हुए। आगे चल के अकबर की डेथ के बाद उसका बेटा जहांगीर नेक्स्ट रूलर बनता है, हु कंटिन्यू हिज पॉलिसी टू सम एक्सटेंट, जो इसकी पॉलिसीज को आगे कंटिन्यू रखता है।
तो इसमें नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट रूलर बाबर, हुमायूं और अकबर के बाद हमें देखना है जहांगीर। क्या क्या काम हुए जहांगीर के टाइम पे, क्या क्या ऑर्डिनेंस जहांगीर के टाइम पे पास हुए थे। क्लियर? सो 3 रूलर्स हम समझ चुके हैं। नाउ हम समझेंगे अब फोर्थ मेजर रूलर ऑफ मुगल एम्पायर विच इज जहांगीर। जहांगीर का जन्म लगभग 1569 में हुआ था और 1605 में ही रूलर बनता है, जो 1627 तक रूल करता है। इसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं जहांगीर के जन्म की। जहांगीर का जन्म लगभग 1569 में हुआ था फतेहपुर सीकरी में। ये अकबर का बेटा था और इसकी मदर का नाम था जोधाबाई, जो बेसिकली एक हिंदू रानी थी, राजपूत रानी थी, जिसे मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक हिंदू राजकुमारी, हिंदू प्रिंसेस का राजपूतानी का बेसिकली बेटा था जहांगीर, और जोधाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर की डेथ के बाद 3 नवंबर 1605 को ये गद्दी पर बैठता है और ये जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट करता है, जिसका मतलब है कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिसने पूरे वर्ल्ड को जीत लिया हो। चाइल्डहुड नेम और इसका नाम था सलीम, बट आगे चल के जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट करेगा, जिसका मतलब होगा विश्व विजेता। तो राजा बनने के बाद ये जहांगीर का टाइटल अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट, रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। सबसे पहले तो जहांगीर को चैन ऑफ जस्टिस कहा जाता है, न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। क्यों न्याय की जंजीर कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर के टाइम पे 12 ऑर्डिनेंस पास हुए थे, जो बेसिकली पब्लिक वेलफेयर के लिए थे। 12 ऑर्डिनेंस से क्या मतलब है, क्या बेसिकली थे क्या, क्यों चैन ऑफ जस्टिस या न्याय की जंजीर कहा जाता है? जब जहांगीर रूलर बनता है तो जहांगीर बहुत सारे सोशल रिफॉर्म वर्क्स करता है अपने एम्पायर में, और 12 ऑर्डर्स जारी करता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे कि किसी भी पर्सन की जमीन को जबरदस्ती नहीं लिया जाएगा, किसी से भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूला जाएगा, एनिमल स्लॉटिंग नहीं होगी, स्पेशली थर्सडे एंड संडे को। उसके साथ साथ बहुत हेल्प के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जिसमें मदद अमाशा करके एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होगा जो गरीबों की हेल्प करेगा। जस्टिस के लिए जहांगीर जाना जाता था, जिस वजह से इसे चैन ऑफ जस्टिस भी कहा गया। समझते हैं। नेक्स्ट, नूरजहां का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर मुगल एम्पायर में। जैसे ही जहांगीर की डेथ होती है एक साजिश के तहत 1627 में, तो आगे चल के उसकी वाइफ नूरजहां उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके एम्पायर को कंटिन्यू रखती है। नूरजहां भी इंपॉर्टेंट है। नूरजहां, जिसे मेहरुनिशा के नाम से जाना जाता था, जो जहांगीर की वाइफ थी। थोड़े से हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट की बात करूं नूरजहां से, तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी। ये पहले जहांगीर के मंत्री की वाइफ थी। जब जहांगीर के मंत्री की डेथ हो जाती है तो जहांगीर आगे चल के नूरजहां से शादी करता है। Reliably heavily on his ministry, particularly his wife Noorjahan, who wield significant influence in court politics. तो नूरजहां भी कोर्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही हैं। तो काफी फेमस नाम है, कई बार पूछा जाता है नूरजहां से रिलेटेड भी। आपको नूरजहां भी याद रखना है, जो जहांगीर की पत्नी थी। जुडिशियल रिफॉर्म, जुडिशिया अगर मैं बात करूं जहांगीर के टाइम पे, जस्टिस के लिए जहांगीर जाना जाता था, तभी से चैन ऑफ जस्टिस या जंजीर अदल और न्याय की जंजीर के नाम से या न्याय की श्रेणी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ इसके टाइम पे डायरेक्ट कोई भी पर्सन जस्टिस के लिए रूलर से मिल सकता था, तो कोई बीच में बिचौलियों की, मीडिएटर की जरूरत नहीं होती थी। किसी भी पर्सन को न्याय चाहिए होता था तो वो डायरेक्ट न्याय मांगने के लिए राजा के सामने आ सकता था। और जहांगीर के कोर्ट में जो जुडिशियल सिस्टम था वो काफी फेयर एंड अकाउंटेबल था। तो न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाता था जहांगीर के समय। क्लियर? रिलीजियस पॉलिसीज की बात करें तो अकबर की तरह ये भी अलग अलग धर्मों को टॉलरेट करता था। इसके टाइम पे भी जिजिया टैक्स को अबॉलिश रखा गया था और ये काफी लिबरल था इन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो अकबर के समान सापेक्ष धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था इसने। विविध धर्मों के पालन की अनुमति दी गई थी जो अकबर के समय थी, और इसने भी जजिया टैक्स को अबॉलिश किया था। अब कुछ बैटल्स रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं
अकबर के टाइम पे बेसिकली सॉरी जहांगीर के टाइम पे बेसिकली, तो वो समझ लेते हैं। पहले मैं सिंपली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे बताऊं तो 1606 में अकबर जहांगीर का बेटा था जिसका नाम था खुसरो मिर्जा। खुसरो मिर्जा भी कहीं ना कहीं चाहता था कि उसको सल्तनत मिले, तो वो अपने फादर जहांगीर पर अटैक कर देता है। सो इसका बेटा ही इसके खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट कर देता है जिसका नाम था खुसरो मिर्जा। अब खुसरो के पास इतनी पावर, इतनी हिम्मत आई कहाँ से? जब भारत में जहांगीर चल रहा है उसी टाइम पे कंटेम्पररी सिख एम्पायर चल रहा है जिसमें सिखों के पांचवे गुरु चल रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुरु अर्जुन देव जी जो सिखों के पांचवे गुरु थे। तो कहीं ना कहीं खुसरो मिर्जा को गुरु अर्जुन देव का सपोर्ट मिला था। गुरु अर्जुन देव ने वेपन और टेक्टिक्स के थ्रू खुसरो का सपोर्ट किया था। तो जब ये बैटल होती है जिसमें खुसरो अपने फादर जहांगीर पर अटैक करता है और ये बात पता चलती है जब जहांगीर को, तो जहांगीर इस बैटल में खुसरो को हराने के बाद सिखों के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव को 1606 में फांसी पर लटका देता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, सिखों के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था, या जहांगीर ने सिखों के कौन से गुरु को फांसी पे चढ़ाया था? तो जहांगीर ने सिखों के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने कहीं ना कहीं उसके बेटे खुसरो मिर्जा का सपोर्ट किया था जहांगीर के खिलाफ बैटल करने में। डन। सो मेजरली तो ज्यादा बैटल्स जहांगीर के टाइम से नहीं आती हैं। आपको खुसरो का रिबेलियन याद रखना है और सिखों के पांचवे गुरु याद रखने की, पांचवे गुरु को जहांगीर ने फांसी पे चढ़ाया था। कल्चरल एंड कंट्रीब्यूशन, जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग अपने पीक पॉइंट पर थी। जहांगीर बहुत बड़ा पेंटर था, इसकी बायोग्राफी में भी पता चलता है। इसमें एक स्टेटमेंट है जिसमें जहांगीर ने कहा है, अगर दुनिया के 50 चित्रकार एक पिक्चर बनाए, किसी ने आंख बनाई होगी, किसी ने नाक बनाई होगी, मैं इजिली पहचान सकता हूँ किसने आंख बनाई है, किसने नाक बनाई है। सो बेसिकली काफी बड़ा पेंटर था जहांगीर। वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, पर्टिकुलरली पेंटिंग। तो पेंटिंग अपने पीक पॉइंट पर थी। जहांगीर की एक बायोग्राफी भी है, तो जो कि जहांगीरी, जिसको इसके टाइम पे एक पेंटर थे, एक राइटर थे जिसका नाम था मोतबिंद खां, उसने लिखा था। तो मुगल पेंटिंग फ्लोरिश अंडर हिज रीजन, अपने पीक पॉइंट पर थी, विद अ फोकस ऑन डिटेल पोर्ट्रेज, नेचुरलिस्टिक थीम एंड कोर्ट सीन्स एज वेल एज। तो जैसे शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर पीक पॉइंट पर रहा है, सेम ऐसी जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग अपने पीक पॉइंट पर रही है। डन। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर भी काफी था। शालीमार गार्डन बनवाया था इसने कश्मीर में। उसके अलावा आगरा में टॉम्ब ऑफ इत्मिदाद उल दौला बनाया था जिसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। सो आर्किटेक्चर वास्तुकाल में भी इसकी काफी रुचि थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, शालीमार गार्डन इन कश्मीर एंड टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला विच इज इन आगरा, विच इज नोन एज बेबी टॉम्ब, या जिसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? लिटरेचर, मैंने अभी एक बायोग्राफी बताई है तुझो के जहांगीरी, जिसको इसके कोर्ट पॉइंट कुछ कंप्लीट की थी जहांगीर ने खुद ने, और आगे चल के मोतबिंद खां ने इसे कंप्लीट किया था। और इस बुक से हमें जहांगीर के एम्पायर के बारे में पता चलता है। और ये बुक प्रमोट करती है पर्शियन लैंग्वेज को। ऑल्सो जहांगीर भी प्रमोट करता था पर्शियन भाषा को। जहांगीर ने काफी सारे इंडियन लिटरेचर्स को अलग अलग लैंग्वेज, स्पेशली पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया था। डन। रिलेशन फिर फॉरेन पावर्स, कैसे रिलेशंस रहे थे जहांगीर के फॉरेन पावर से? सो जहांगीर मेंटेन अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पोर्तुगीज, ब्रिटिश एंड डच एज वेल एज। सो आगे चल के जब हम कमिंग ऑफ ब्रिटिश पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं सबसे पहले अकबर के टाइम पे एलिजाबेथ फर्स्ट आई थी। आगे चल के कैप्टन हॉकिंग और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे, जिन्हें जहांगीर ने इंग्लिश खां का टाइटल दिया था। तो इसने काफी डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप किए थे पोर्तुगीज, ब्रिटिश और डच के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मोनोपोली राइट अनलिमिटेड टाइम तक बढ़वा लिया था जहांगीर के टाइम पे। सो काफी अच्छे रिलेशंस थे ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश कंटिन्यू टैक्स पे करते थे और जहांगीर के एम्पायर में व्यापार किया करते थे। तो ही ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच he given for 15 years basically previously, then converted it into the unlimited time. So पहले इसने 15 साल के लिए राइट्स दिए थे, आगे जिसे इसने अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू कर दिया था। क्लियर यहाँ तक? सो ये था जहांगीर तक हमने समझा है, मुगल एम्पायर को जिसमें हमने अकबर को समझा है।
देन हमने बाबर को भी समझा है, हुमायूँ को समझा है और जहांगीर और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आगे के रूलर्स हम नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। आपको समझ आया होगा ये सेशन। थैंक यू।